मैं धीरज मेघे हूँ, मेरा डिसिप्लिन है फिजिक्स। एक्चुअली आई एम बिलोंगिंग टू अप्लाइड फिजिक्स। ओके, मैं एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, थ्योरेटिकल फिजिक्स से ज्यादा। ओके, देन जो एमएसटी सीटी में भी या जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चंस पूछता है वो थोड़े से एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिकल और थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल यही होता है। आपके 12th स्टैंडर्ड में जो एमसीक्यूज आते हैं वो उतने लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन जो एमएसटीसीटी और जेडब्ल्यू के लिए क्वेश्चंस आते हैं वो काफी टफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले होते हैं और सोचने वाले होते हैं। उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वही बैकग्राउंड नॉलेज के लिए मैं आपके सामने आया हूं, और वही बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। ओके, तो आज का टॉपिक है ऑसिलेशन। ओ माय गॉड, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, और काफी इजी भी था, नहीं है ना, बहुत ही इजी भी था, और काफी सारी चीजें इसमें सीखने के लिए भी हमें मिली। अब आपने कैसा सीखा आई डोंट नो, लेकिन ऑसिलेशन के अंदर में आपको एक चीज सीखनी होती है, सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है यह सीखना बहुत जरूरी है। इस पे थोड़ा सा ट्रेस कीजिए तो ऑसिलेशन हर धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन इज नथिंग बट द वाइब्रेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द डस्टर। ओके, तो ये वाइब्रेट हो रहा है लाइक दैट, दिस इज द वाइब्रेशंस। ओके, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेटरी मोशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? यहाँ पे हार्मोनिक का मतलब होता है, हार्मोनियम देखा है, बजता है हार्मोनियम। ओके, वो जो हार्मोनियम होता है वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो हार्मोनिक इज नथिंग बट द वाइब्रेशन, सेम सेट ऑफ मोमेंट वी रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट इज द हार्मोनिक। सिंपल मीन सिंपल, एकदम सिंपल, कोई टेढ़ा नहीं, ऐसा टेढ़ा टूढ़ा नहीं, एकदम सिंपल। लीनियर माने एक ही लाइन में। ओके, मोशन आप जब चलते हो ना तो सिंपल लीनियर हार्मोनिक मोशन में ही चलते हो। सिंपल गए वापस आए, फिर से गए वापस आए, फिर से गए वापस आए, ये होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन कोई कोई ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ओके, कौन चलता है अब उसमें ज्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता वो ऑनलाइन। तो ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हैं। ओके, ये जो टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कुछ पी के टेढ़े टेढ़े चलते हैं, वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन में बोला गया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा, फोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। एफ को फोर्स मत बोलिए, उसके साथ नाइंसाफी होंगी। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स है ना उसको आप फोर्स मत बोलिए, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलिए। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओ, यानी मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना वो डिस्प्लेस होगा। ओके, मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना वो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल कीजिए। आप अभी शायद से अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन बढ़ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं। आप बढ़िया एक पेड़ के नीचे एक बॉल को ऐसा बांध दीजिए। ओके, पेंडुलम काइंड ऑफ, बैट लीजिए और बैट से मारना शुरू कर दीजिए। वो जो आप एग्जांपल कर रहे हो ना, मैं जब 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम या 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम एंड होता था ना, तो हम यही चीज करते, क्योंकि धूप में हम खेल नहीं सकते थे, तो छाव में ऐसा, और हमारे बॉडी के अंदर में ऑटोमेटिकली सचिन तेंदुलकर क्या हो जाता था? एंटर कर जाता था, ऑटोमेटिकली एंटर कर जाता था। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उस वक्त हमें नहीं लगा कि दिस इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ माय गॉड, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो क्या होता है, मारते फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉल गया ऐसा। ओके, यहाँ पे रुका, आई होप आपको मेरा ये वाला हैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आया।
यहाँ पे क्या आया, रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स करके ये वापस आया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये निगेटिव साइन जो है ना, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है पता है? रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। कैसे? मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये गया बॉल यहाँ पे रुका, ओके, क्योंकि बंधा हुआ है, ओके। देन यहाँ पे फोर्स रिस्टोर हुआ, ये वापस आया वापस। अब यहाँ से वो वापस आया, अब फोर्स तो इस डायरेक्शन से था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन से था। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन से और फोर्स इस डायरेक्शन से, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट, रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स कांस्टेंट इज, ये इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। ये जो दिख रहा है ना, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एन, इस इक्वेशन को भूलना मत ऑसिलेशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा का तो भूलना ही मत। ओमेगा की 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे जानबूझ के लगाई है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, एंड ऑसिलेशन in oscillation omega is equals to under root of k upon m, इसको भूलना नहीं। अब ये omega is equals to k upon m कैसे आया? ओके, तो ये इक्वेशन ले लो और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ले लो, दोनों को क्लब कर दो, दोनों को सॉल्व करो, एंड में हमें यही मिलता है। आपने किया है ट्राई, ओके। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा लेके जा रहा था, थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेके जा रहा था कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर सके। ओके, रिकॉल कीजिए आपने क्या पढ़ा था, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देन उसके बाद ये जो k है, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m आएगा। ओके, तो k इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर m आएगा। तो k का वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू m है। ये भूलना नहीं, इसका बहुत काम आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये भी F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, और इन दोनों इक्वेशन से आया था d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, एंड दिस d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या है? मैथ्स में भी आप यूज करोगे, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन जब मैथ्स में भी यूज करोगे तो थोड़ा फिजिक्स उसमें डाल दीजिएगा। इट्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक डेरिवेटिव यानी होता है वेलोसिटी, और डबल डेरिवेटिव यानी होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिलता है। इट्स अ बेसिक। ओके, ये आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है यहाँ पे पूरी चीजें पढ़ चुके हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन तो मैंने बताया था, एक्सेलरेशन ये वाले इसमें, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब इससे क्या पता, इस इक्वेशन से हम कैसा तोड़ेंगे। जब भी पढ़ाई करते हो ना, तोड़ो इक्वेशंस को, क्या करो आप, तोड़ मटोड़ के लो, तोड़ो उसको जितना तोड़ सकते। तोड़ना इन द सेंस उसको भूखी उक्की नहीं मारना है। ओके, उस पर सोच, उसको अंदर में जाना है, उसको और स्प्लिट अप करके देखना है, ताकि और किस तरीके से हम नई आइडिया जनरेट कर सकते। क्योंकि एमएसटीसीटी और जेडबलई में इसी पे वो ज्यादा फोकस करता है, इसलिए आप थोड़ा सा उसको अंदर जाके स्प्लिट अप करना सीखो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस से डरना नहीं, ये माइनस सिर्फ इसलिए यहाँ पे है कि ये बताने का, इट्स अ इंडिकेशन, इट्स अ इंडिकेटर। जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये निगेटिव साइन वहां पे बताने की वहां पे वो कोशिश कर रहा है। ओके, देन इसमें और मैं अंदर में जाता हूं एक्सेलरेशन में, तो मुझे दिखता है ओमेगा स्क्वायर है। मैं अभी ओमेगा के 3-4 फॉर्मूले आपको बताया है, उसके सामने स्प्लिट अप करो और एक्सेलरेशन का उनके साथ रिलेशन लगाना शुरू कर दो। जितना ज्यादा सोचोगे, स्प्लिट अप करो। ओके, ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टी। ओ माय गॉड, इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ओ, ये हमें समझ में आ गया। हम स्प्लिट अप के अंदर गए, ओमेगा के अंदर जाने के बाद उसको स्प्लिट अप किया, 2 पाई
बाय टी मिला, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर होगा, इस 2 पाई तो कांस्टेंट है वो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ओ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बोला एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओ यस, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं, जो दिखता है उसमें आप मत जाइए और अंदर जाइए। और कुछ हो सकता है क्या, देखिए, क्योंकि एमएसटी सीटी जेडब्ल्यू में आपको इसी लेवल पे जाके पूछने का वो कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है अब क्या होता है कि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल डस्टर दिख रहा है आपको, ओके, तो ये मूव हो रहा है लाइक दैट। ओके, ये डस्टर क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, ये सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन कर रहा है। ओके, तो देन उसके बाद ये मैं चौक लेता हूँ, ये पेन लेता हूँ, ये इस तरीके से मूव हो रहा है। देखो ये जो सेंटर है दैट इज द मीन पोजीशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे यहाँ, मीन पोजीशन। आई होप आपको मैं दिख रहा हूँ, और मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया मीन पोजीशन, अब ये मूव हो गया। ओके, ये मीन पोजीशन थी, अब इधर गया, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, इधर गया, दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन। और ये पूरा जो लेंथ होता है ना वो 2a होता है। कितना होता है, 2a। ध्यान में रखना वो कितना होता है लेंथ टोटल, 2a, क्योंकि यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, कितना होगा टोटल 2a। तो मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस, जो एम्पलीट्यूड होता है वो सिर्फ a होता है। दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। ये जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पे ये जो बेस है वो आपको एग्जाम सॉल्व करते या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको आएगा। ओके, तो मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन समझ गया। तो मेन पोजीशन पे जहां पे आप रुका था तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ये 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इट मींस दैट एट द मीन पोजीशन इज एक्सेलरेशन इज 0। एट द एक्सट्रीम पोजीशन x का वैल्यू a है, मैं बोला यहां से यहां तक गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, मैं यहां से यहां तक। ओके, ये क्या होगा, ये ये मेन पोजीशन था, यहां से यहां तक, ये क्या होगा, a होगा, इधर गया तो a होगा, ये टोटल क्या हो गया, ट्वाइस से। इस तरीके से मूव हो रहा है, यहां से यहां तक गया तो ये ए है, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ए है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए। नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं चाहिए था, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमने उसको सॉल्व किया था और आपने किया होगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद v इज इक्वल्स टू थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह लगाया था, आपको याद होगा। फिर इंटीग्रेशन लगा के एट मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन किया था, तो उसको सॉल्व किए थे, और v इज इक्वल्स टू मिला था ओमेगा प्लस माइनस, बोला था आपने स्टार्टिंग में, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे x इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ओमेगा हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, फिर उसके बाद एट मेन पोजीशन x इक्वल्स टू 0 है। अगर मेन पोजीशन पे x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a होगा, यानी v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा a मिलेगा। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू क्या है, a है। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू a है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं x यहाँ पे a रखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं a रखता हूं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। हमें भी क्या मिलेगा, 0। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया, मैं बोला ना मैं एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं उसको और अच्छे से थ्योरेटिकल नॉलेज को एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करता हूं। तो कैसा होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन पोजीशन, मैंने फोर्स अप्लाई किया, गया, रुक, अरे कुछ सेकंड तो रुकेगा ना, ऐसा थोड़ी ना तो गया, नहीं, रुका मींस वेलोसिटी क्या हो गई बाबा, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हुई कि नहीं है। अब दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी आई। इट मींस दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन रहेगा, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहेंगी हमारी,
जीरो। फिर धीरे धीरे आने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन में ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी। और आप सभी को पता है कांस्टेंट वेलोसिटी अगर रही तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ये आपको पता है। तो यहाँ पे सेंटर पे आते ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन वेलोसिटी रहेंगी मीन पोजीशन पे। इसलिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ऐसे उसको समझते हैं। तो कंसेप्ट इनबिल्ड होते हैं, कंसेप्ट हमारे अंदर में ऑटोमेटिक आ जाते हैं और फिर हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, वैसे भी फिजिक्स बहुत ही बोरिंग है, नहीं फिजिक्स बोरिंग नहीं है, फिजिक्स हमें बोरिंग लगता है नहीं। ओके, अगर फिजिक्स नहीं होता तो इतना बड़ा आप देख ही रहे होंगे, इतना बड़ा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको और आगे हमने सॉल्व किया था, वो साइन इनवर्स वगैरह, वो आपने वो फार्मूला इंटीग्रेशन वाला फार्मूला वगैरह लगाया था, मुझे याद है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, दैट इज द एंगल, और उसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा आया, दिस इज द फेज। ओके, ध्यान में रखना, दिस इज द फेज, उसको भी हम इपोक भी बोलते हैं। ओके, इपोक क्या होता है मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, इपोक का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, क्या होता है, फॉर एग्जांपल ओके, आपने रनर्स देखे, रनर्स हुसैन बोल्ट। ओके, तो वो दौड़ता है, तो क्या होता है पता है आपको, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा का मैं आपको मीनिंग बताने जा रहा हूँ। ओके, तो मीनिंग बताते वक्त मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो एग्जांपल ऐसा है कि आपने हुसैन बोल्ट देखा, ओलंपिक का मैच चल रहा है और सब लोग रनर्स वहां पे ऐसे बैठे हुए हैं। जब वो सिचुएशन है ना, बैठे, फिर ऐसे उसके जो ये बोलता है रेडी, रेडी हो गए, दैट इज द इपोक। ये जो टर्म है वो इपोक। ठाए से गोली लगी तो दौड़ने लगते हैं, दैट ये फिर ये हो गया पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस अल्फा। और फिर वो किस तरीके से दौड़ रहा है उसका एग्जिस्टेंस बताएगा ये साइन, और वेव साइनोसाइडल वेव में ट्रेवल करती है, इसलिए वहां पे आया साइन। ए इज द एम्पलीट्यूड, कितना हुसैन बोल्ट कितने लंबे लंबे पैर डाल रहा है, वो हो गया ए बताने का। ए कौन बताएगा, ए बताएगा। आई होप मेरे जो एग्जांपल है उस एग्जांपल से आपको डिस्प्लेसमेंट समझ गया होगा। एट मीन पोजीशन क्या होता है, x जीरो, टी भी जीरो, और अल्फा भी क्या होता है, जीरो होता है स्टार्टिंग में। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो। ओके, देन शायद से t इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, t इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा इक्वल्स टू जीरो होता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ओके, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, a sin ओमेगा t। एट मीन पोजीशन की बात करता हूं तो x इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो नहीं रहेगा शायद यहाँ पे, लेकिन अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 रखता हूं तो साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 है तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हो गया कॉस ओमेगा टी। At mean position displacement is a sin omega t and at extreme position displacement is a cos omega t। यहां से गया sin वापस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रहा है ना, इसलिए वहां पे cos आएगा, क्योंकि sin का अपोजिट कोसाइन होता है, यानी cos होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो जीरो होता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आएंगी। वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है। और वैसे भी ऑसिलेशन पे 4 क्वेश्चंस मिनिमम तो रहते ही है, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, देन अगर आप बुक वगैरह पेन वगैरह लेके बैठे होंगे तो वेल एंड गुड। ओके, देन एट मीन पोजीशन, अदरवाइज तो किताब में तो है at mean position x equals to a sin omega t, at extreme position x equals to a cos omega t। टाइम पीरियड इन SHM t is equals to 2 pi by omega। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व किए थे हमने, और सॉल्व करने के बाद हमें मिला था सिंपल पेंडुलम के अंदर में टाइम पीरियड l अपॉन g होता है, फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ g अपॉन l। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो उल्टा हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई
under root of L upon a G. It means that T is directly proportional to the square of the length and T is inversely proportional to the under root of the acceleration due to gravity. G is the acceleration due to gravity and this L is the length of the string जिस पे बंधा हुआ है and directly proportional to the square of the length. सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड सेकंड. अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, कट कैंसिल करता हूँ, टू गेट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमें मिलता है L इज इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर मिलेगा. ओके, तो ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेंथ पूछ सकता है सेकंड पेंडुलम की किस तरीके से निकालते हैं, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी. ओके, फिर हमने उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू रखा था तो वी का वैल्यू यही है, यहाँ पे अंडर रूट में आएगा तो स्क्वायर में ये हो जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फिर मैंने बताया था एम ओमेगा स्क्वायर के होता है तो के रखा. ये दूसरा इक्वेशन इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन पता होना चाहिए. देखो फिर से गया यहाँ पे रुका. जब बॉडी अगर रुक जाती है, रेस्ट पोजीशन में जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. इट मींस दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. लेकिन काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे मेन पोजीशन पे है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन इज हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी. ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी रुका. ओके, यहाँ पे और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो डिफरेंस सभी को पता होता है. ओके, तो फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, रुका है तो पोटेंशियल एनर्जी. आप सभी रुके हो तो आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, उठे पानी पीने चले गए, मोबाइल देखते देखते क्या बोलेंगे उसको? काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्योंकि आपको वेलोसिटी है, मास भी है. तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर. अब एट द एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे रुका है ना, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए है, इसका मतलब है एट extreme position the potential energy is half m omega square a square and half k a square. obviously m omega square के जगह हम k रख सकते हैं. इतना तो नॉलेज अभी हमको आ ही गया कि k is equal to m omega square होता है. भूलना नहीं, काम का है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं. ओके, एट द मेन पोजीशन तो वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली, तो और वो ये इक्वेशन भी बोल रहा है कि x इक्वल्स टू जीरो, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी एट द मेन पोजीशन इज जीरो. तो आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है? काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ध्यान में रखना ही है. अब बेस्ट वे इतना बड़ा फॉर्मूला ध्यान में नहीं आता है या फिर ये समझ में नहीं आता है या फिर आप थोड़े से कंफ्यूज होते तो ये छोटा वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो. हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर तो पता है, रख दिया, फॉर्मूला बन गया. देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई. ओके, ये ध्यान में रखना है. देन काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है? यह आपको पता होना जरूरी है. ओके, तो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी रखी, पोटेंशियल एनर्जी रखी, सॉल्व किया, आपको मिलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, ओ माय गॉड, दिस total energy is independent of x. It means that total energy is constant at any point in the simple harmonic motion. समझ में आया मैं क्या बोला? Total energy is independent of x. x is the displacement. x पोजीशन बताने का काम कर रहा था. मीन है कि एक्सट्रीम है, क्योंकि टोटल एनर्जी में तो x है ही नहीं. इसका मतलब total energy is constant at any point in simple harmonic motion. It means that total energy is conserved in linear simple harmonic motion. ओके, तो हाफ के ए स्क्वायर मिलेगा. फिर टाइम पीरियड इन स्प्रिंग पेंडुलम. देखो ये जो कंसेप्ट है ना, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ये शायद से सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
शायद से है भी, ऐसा मैं कंसीडर करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि इसके ऊपर में क्वेश्चन रहता है। भाई जब चेक किया ना तो इसके ऊपर में क्वेश्चन था, तो मैं तो एकदम से ये हो गया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसको ऐड कर डाला। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। आया कैसे? आया कैसे? क्योंकि t इज द 2 पाई बाय ओमेगा, t इज द 2 पाई बाय ओमेगा, बट ओमेगा इज द अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। इसको भूलना नहीं, ये भी काम की चीज है। ओके, देन इसको मैं पुट करता हूं तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अपने प्लेसेस चेंज कर देगा, और t इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। Here m is the mass of a string, k is the force constant in a string. Okay, string यानी स्प्रिंग, स्प्रिंग पेन के अंदर में स्प्रिंग होता है, ऐसे 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 टुचुक हम करते रहते हैं, स्प्रिंग। ओके, देन t इस इक्वेशन से हमें क्या समझता है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m यानी मास, एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट इन अ स्प्रिंग। If a spring are parallel, then for example, ये for example मैं बोलता हूँ ये मास है, ओके, ये मास है, ये एक स्प्रिंग लगाया मैंने, ये एक स्प्रिंग लगाया, थोड़ा सा कंसिडर कीजिए आप। ओके, लाइक दैट, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, क्या हो गया? मास लगा हुआ है नीचे, ऐसा ऐसा लटक रहा है। ओके, ये क्या हो गया? ये दो स्प्रिंग क्या है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? यह आपको सोचना होगा, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? बोथ द springs are parallel. Okay, both the springs are parallel to each other. For example, spring ऐसे लगे तो देखो समझना है, इसके ऊपर में क्वेश्चन तो रहेगा ही, मैंने भी एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ऐसे अगर है तो पैरेलल है, ओके गॉट इट। ऐसे अगर है तो पैरेलल है, अगर ऐसे है तो ऐसे है तो सीरीज हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे है तो भी वो क्या है? पैरेलल ही है। ऐसे तो भी क्या है? वो पैरेलल ही है, क्योंकि मास यहाँ पे लगा हुआ है। एक मेरे को क्या पैरेलल सिचुएशन समझने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट। मैं परपेंडिकुलर को भी या सीरीज को भी बता सकता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग आर सीरीज ऐसा चाहिए था, शायद परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पैरेलल। ये क्या हो गया? पैरेलल। उस वक्त हमारा जो इसका एक फोर्स कांस्टेंट K1, इसका फोर्स कांस्टेंट K2, ये तो मास था। ओके, ये दोनों पैरेलल हो गए, मैंने सिचुएशन बता दी। ऐसे है तो पैरेलल और ऐसे है तो भी पैरेलल या पैरेलल। ओके, तो इस केस में हमारा जो होगा वो होगा K1 प्लस K2 पैरेलल। शायद कैपेसिटर में हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेना है, सीरीज वाला नहीं। सीरीज वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस वाला नहीं, रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन नहीं लें, क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको पता है, देन रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये आपको पता है। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल जैसा रहता है वैसा आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ध्यान में रखिए, जैसा कैपेसिटर का है वैसा ही यहाँ पे स्प्रिंग का रहेगा, रेजिस्टेंस का जैसे, रेजिस्टेंस के जैसा नहीं। अब मैं बताऊंगा सीरीज। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, परपेंडिकुलर हो गया पैरेलल की वजह से, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। मैं बताया ना, बहुत काफी सोच समझ के नोट्स बनाने पड़ते, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे सीरीज चाहिए था, तो आई होप आप कंसिडर करोगे। ओके, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो मेरी भी ये छोटी गलती आप माफ कर दोगे, ऐसा ही मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो इन स्प्रिंग आर सीरीज, आर इन सीरीज, देन K इज इक्वल टू, ये जो है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं हम? तो कैपेसिटर में आपको याद होगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व करते तो C इक्वल्स टू मिलता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, मिलता है कि नहीं? वैसा ही यहाँ पे किया है। तो ये सीरीज में कैसा रहेगा? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग एक पे को लग के है तो सीरीज। ओके, देन क्या हो गया? मास। इस तरीके से अगर है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, इस तरीके से अगर है तो क्या बोलेंगे हम? ये
हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग एक में को क्या है सीरीज में है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके नीचे मास लगा हुआ होता है ना, एक स्प्रिंग अटकाया उसमें दूसरा स्प्रिंग अटकाया फिर उसके बाद ये मास अटकाया। नॉर्मली अगर ग्रामीण के स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे तो कपास आई होंगी, तो कपास आप मेजर करके देखो उसमें एक वेट रहता है, वो वेट में वो कपास अटकाते हो उसमें स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग नीचे आता है कि नहीं आता, फिर वेट दिखाता है, तो वो स्प्रिंग के अंदर में जो उसका जो कैपेसिटी है वो बताने का काम बेटा ये के कर रहा है, थोड़ा ध्यान में रखना। और पापा को भी समझा के बताना, पापा भी बड़े खुश हो जाएंगे कि क्या समझे मेरे बेटे ने, क्या नॉलेज आया, ऐसी बातें समझा के बता, बहुत मजा आती है और इंथुजियाज्म भी आता है और काफी हम कॉन्फिडेंट लेवल में जाते हैं। ओके, तो ये हो गया बेटा सीरीज और ये हो गया पैरेलल, ऐसा भी बोल सकते हैं पैरेलल को, ऐसा भी बोल सकते हैं पैरेलल को, और इसको क्या बोलेंगे सीरीज, गॉट इट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं सीरीज, गॉट इट, समझ में आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, इसको सॉल्व किया तो k इक्वल्स टू मुझे मिलता है k1 इंटू k2/k1 प्लस k2। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी, ओके चलो, तो यहाँ पे ऑसिलेशन एंड हुआ। अब आते हैं स्टेशनरी वेव पे। स्टेशनरी वेव यानी क्या, रुकी हुई वेव, ये गई ये गई ये गई, वापस है वापस है वापस है वापस है, दोनों क्या हो गए रुकी हुई। तो बीच में क्या बन मालूम, नोड एंटी नोड आ गया, रिकॉल हो गया नोड एंटी नोड। ओके, तो उसका इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया था ना, y इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा t, इक्वेशन वेव का ये बताएगा, ये जो क्वांटिटी है ये बताएंगे। तो बची हुई क्वांटिटी काय में जाएंगे, एम्पलीट्यूड में, तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a का वैल्यू ये हो गया। द अबव इक्वेशन यानी ये इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ही नहीं x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, लेकिन वो ट्रैवल कर रही है, रुकी हुई इन द सेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, एक प्रैक्टिकल बताओ, घर में करके देखोगे, देखो कुछ हुआ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, क्या है आपके घर में एक तार है, आयरन वाला वायर, ओके, तो आयरन वाला वायर जिसके ऊपर में मम्मी कपड़े सुखाती है। ओके, अभी कपड़े सूखे होंगे तो निकालने से पहले एक बार ट्राई करके देखना स्टेशनरी को। तो क्या करना, एक एंड से निकालना और उसको इस तरीके से जोर जोर से मूव करना, तो वहां पे जो वेव्स क्रिएट होगी ना, दैट इज द स्टेशनरी वेव। मैं इसलिए बोला रिस्की काम है, क्योंकि उसके ऊपर में कपड़े रहेंगे, गिर जाएंगे, ऊपर से धूप नहीं है बराबर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मम्मी डांटेंगी। तो थोड़ा सा कपड़े थोड़ा सा निकाल के रख के उसको ट्राई कीजिए, रोप लीजिए, घर में कोई भी रोप होगा उस एक साइड से लो और ऐसे 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 मूव करो। आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे तो क्या होता है, रोप से थोड़ा सा मसल्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं लोग, मिलिट्री वगैरह वाले ऐसे रोप मूव करते हैं और रोप ऐसे मूव होते हुए जाता है, ये मूव होते हुए जाता है, वापस भी आता है। अगर वो स्पीड में किया तो हमें क्या मिलती है, स्टेशनरी वेव मिलती है। एंटीनोड जहां पे मैक्सिमम, देखो मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊंगा, एंटीनोड की मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, एंटीनोड नोड कैसे होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। द पॉइंट एट विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है तो एम्पलीट्यूड ये है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां पे है वहां पे हो गया एंटीनोड, और मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी ऐसे करके ऐसा आया, मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, नोड हो गया। तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, ये ऐसी आई वेव, एक वेव ऐसे नीचे से गए, ऐसे और ऐसे, ओके, ये हो गए नोड और ये हो गए एक एंटी नोड। यहाँ पे जो बनेगा वो एंटी नोड होगा, और टू सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, ये ध्यान में रखना है आपको। टू सक्सेसिव नोड के भी बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, और नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये देखो मैं बोला था नोड, ये एंटी नोड, ये जो पॉइंट है ना, ये एंटी नोड है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये देखो, ये जो आपको रेड कलर का जो कर्सर मूव होते हुए दिख रहा होगा, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग माने वायर, वायर के ऊपर के वाइब्रेशन, उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज से काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल्स टू √t/m, v इज इक्वल्स टू √t
upon m. Here is the tension and m is not a mass. m मास नहीं है. प्रीवियस वाली इसमें जो मास दिख रहा था ना, k अपॉन m हम बात कर रहे थे, वो m मास है. लेकिन यहाँ पे जो m है ना, दिस इज नॉट अ मास, दिस इज द लीनियर डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ. इसको क्या बोलते हैं हम? मास पर यूनिट लेंथ. अब ये मास निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोला मैंने, तो डेंसिटी मास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया. अगर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया बोलता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा? ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू लीनियर डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया. अगर वो तो लीनियर है तो एरिया आएगा ऑब्वियसली, अगर लीनियर नहीं रहता तो वॉल्यूम आता था. इतना तो आपको समझता है. ओके, इस केस में मास इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. क्यों पाई आर स्क्वायर लिया? एरिया क्यों पाई आर स्क्वायर लिया? क्योंकि वायर की बात कर रहे हैं, ये वायर की बात कर, इसका ये एरिया लेना पड़ेगा. गॉट इट? इसका क्या करना पड़ेगा? ये एरिया लेना पड़ेगा. इसलिए ये जो सर्कुलर है ना, ये एरिया, और ये एरिया सर्कल का है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू रो. तो V इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन बन सकता है. हाँ, ये शायद से किताब में नहीं दिया, लेकिन आपको एमएसटी सीटी और जेडबलई के लिए इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वेलोसिटी इज क्या? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है. ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आर हो जाएगा. तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ द डेंसिटी है, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेंशन है. टेंशन इन द स्ट्रिंग है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग V इज इक्वल्स टू n लैम्डा. आपको पता है, ये तो इक्वेशन आपको याद रखना ही है. बहुत बेहतरीन है और काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि V इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है. अभी लैम्डा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ हो गया लैम्डा बाय 2. तो लैम्डा का वैल्यू देखो, L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. तो 2 इधर आ जाएगा तो 2L, L इज इक्वल्स टू 2L. पुट करता हूं तो दिस इज द ओके, तो 1/2L. V का वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूं यहाँ पे, ये मुझे एक नया फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिलता है, एंड दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ये आपको ध्यान में रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वो इक्वेशन भी आप ऑब्वियसली ये तो भी ध्यान में रखना. ये इक्वेशंस है ना, ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ध्यान में रखना. ठीक है, ये इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t अपॉन m. ओके, हो गया, आ गया. ओके, देन उसके बाद इस क्या दिखता है? देखो मैं क्या बोला आपको, जेडबलई या एमएसटी सीटी के लिए जाना है तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपको क्या दिखता है. मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि n is equal to 1/2L. Okay, it means that n is inversely proportional to 1/L. n is inversely proportional to 1/L है. ओके, देन आगे बढ़ता हूं तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ. फिर ये L इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा, L अगर इधर आ गया तो NL होगा, N1 L1 इक्वल्स टू N2 L2 होगा, यानी N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 होगा. ओके सर, पानी आना छोड़ो, बड़बड़ करते करते प्यास भी लग गई मेरे को. ओके, लेकिन मेरा जो इंटू है वो कम नहीं होने वाला. आप देख लो आपका क्या है, तो मुझे मजा आ रही है आपको पढ़ाने में. ओके, मजा आनी चाहिए. फिजिक्स को फील करो, फिजिक्स अपने आप में फील करने लग जाएगा, और फिजिक्स को अगर आप फील करते हो ना तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा. ऐसा मत करना किताब में, ऐसा मत करना. वो ऐसा करेंगे तो दिमाग में नहीं जाता. फील करो, फिजिक्स को क्या करो? फील करो, मजा आती है. ओके, और वैसे भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि आपको अगर फिजिक्स नहीं समझ रहा है, समझ लो आप गलत टीचर से फिजिक्स पढ़ रहे हो. ओके, ये अनऑफिशियल है, इसको कट कर देंगे अपन. ठीक है, वो आप अपने ओके समझ में आ गया आपको. तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिलेगा. फिर इस इक्वेशन से क्या दिखता है? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t दिखता है. तो इसका मतलब यहाँ पे मैं करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा. गॉट इट? ये इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे तो n1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1 इक्वल्स टू n2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t2. इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. गॉट इट? ये डायरेक्ट मिल रहा है, इनवर्सली करके यहाँ पे उल्टा हो गया. गॉट इट? चलो, हाँ, लॉज ऑफ लीनियर मास, ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर में सीट
पे या JEE में क्वेश्चन तो पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो, इसके पहले के जो कंसेप्ट एकदम सिंपल था, ऐसा ऐसा होता है, इक्वेशन पता है, आप डायरेक्टली, लेकिन इसमें छुपा हुआ है m इज द लीनियर डेंसिटी, इसलिए लॉ ऑफ लीनियर मास या लीनियर डेंसिटी बोलेंगे। ओके, n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। कैसे आ गया, तो मैंने आपको पहले ही इस तरीके से हम लेंगे तो t में या l में आपको बताया था। फिर m का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर रो। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी के साथ भी बात करनी पड़ेगी, रेडियस के साथ भी बात करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें बताई हुई है। ये चीजों को थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा प्रिकॉशन से उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बहुत सारे लोगों को तो समझा होगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पाइप क्लोज एट वन एंड। ओके, पाइप क्लोज एट वन एंड का एक एग्जांपल आपने किया है क्या? अब ऐसा अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो है ये ओपन है, इधर से क्लोज है, गॉट इट, पूरा क्लोज, हाँ, इधर से क्या है, क्लोज है, और इधर से क्या है, ओपन है। इसको बोलते हैं पाइप क्लोज एट वन एंड, गॉट इट। अब इसके अंदर में मैं फूंकता हूं, थोड़ा साउंड आ रहा था, है ना, थोड़ा जोर से फूकूंगा तो अच्छा विसल आएगा। ये जो आवाज आ रही है ना, ये जो आवाज, इसको बोलते रेजोनेंस। क्या बोलते इसको? रेजोनेंस, हार्मोनिक, हार्मोनिक क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, रेजोनेंस, ये यूज है। इसको आपने शायद से 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें आप ट्यूनिंग फोक लिए होंगे, एक ऐसा पाइप रहेगा, उसको मार के ऐसा देखा होगा तो ऐसा आवाज आया होगा। ओके, तो लाइक दैट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है। तो ये देखो, ये जो फंडामेंटल, जब ये पाइप क्लोज एट वन एंड होता है, तो यहाँ से मैंने किया तो इस तरीके से वेव नीचे जाएंगी, फिर वापस यहाँ से वापस ऊपर जाएंगी। तो ये जो है, ये पूरी वेव नहीं आ रही है, ये जो है ये पूरी वेव, पूरी की पूरी वेव नहीं आ रही है, हाफ वेव आ रही है। यानी वेव नहीं आ रही, हाफ वेव भी नहीं आ रही, उसका हाफ आ रहा है। यानी लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4। या फिर आपके सर ने बोला होगा, अब मैंने भी यहाँ पे बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो V इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये 4 इधर चले जाएगा तो 4L हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 4L यहाँ पे पुट कर दूंगा लैम्डा की जगह, तो 4NL हो जाएगा, n इक्वल टू V अपॉन 4L। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको भूलना नहीं। ये देखो, मैं नीचे में कर्सर मूव कर रहा हूं, इसको भूलने का नहीं, क्योंकि इसके ऊपर में भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्लोज जब है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसके होते हैं n इज इक्वल टू V अपॉन 4L। अब देखो यहाँ पे फिर सेकंड मोड, ये फर्स्ट मोड हो गया, अब सेकंड फंडामेंटल मोड, अब ये आ गया सेकंड मोड या फर्स्ट मोड बोल दो इसको। ओके, तो यहां से यहां तक गई, ये हो गया लैम्डा बाय 2, और ये हो गया लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से यहां तक ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, यहां से ये नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या है, लैम्डा बाय 4। नोड टू नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 होता है। यहाँ पे लैम्डा 1 बोलूंगा, L यहाँ पे, ये अगर 4 इधर चले गया तो 4L, और ये 3 इधर आ गया तो 4L बाय 3। ओके, तो L का वैल्यू जो लैम्डा 1 का वैल्यू मिलेगा 4/3L। ओके, ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा लाइक दैट। ओके, इस तरीके से अगर देखो ये आ गया, देन मैंने लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद n को इधर लेके आ तो n1 को, तो 3V/4L, V/4L इज द n। देखो V/4L इज द n, तो क्या हो गया n, 3/3n। अब इसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटर्न। क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटर्न। अब वो ओवरटर्न और हार्मोनिक समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। ओके, एग्जांपल से समझने, क्योंकि मैं पहले बोला मैं एप्लीकेशन बेस्ड बैकग्राउंड का हूं, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, so this is the third harmonic and this is the first overturn. Okay, third harmonic and the first overturn. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी चल रही है, आप बाइक गाड़ी वगैरह चलाते हो, कार बाइक वगैरह चलाते होंगे, तो बाइक जब चलाते हो आप तो ओवरटेक करते हो,
ओवरटेक करते हो ना, ओवरटेक इज नथिंग बट द ओवरटर्न, ऐसा हम समझते हैं। ओके, ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा हम समझते हैं। ओवरटेक इज नथिंग बट द ओवरटर्न। अब क्या हो गया, दो ट्रक एक साथ, तो क्या हमारी एक स्पीड थी, उस स्पीड से हम आ रहे थे, तो हम वो स्पीड से क्या कर सकते हैं, वो हमारी स्पीड ये है n is equals to v upon 4 lambda, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। एक्चुअली दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मैं उसको स्पीड भी बोल सकता हूँ। ओके, ये है फंडामेंटल स्पीड में आ रहा है। फिर मुझे दिख रहा है कि दो ट्रैक है, क्या करोगे, उतने स्पीड में आप ओवरटेक करोगे नहीं ना, स्पीड बढ़ाओगे। तो आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाई, कितने गुना बढ़ाई वो ओवरटेक करने के लिए, यहाँ पे आपने 3 गुना बढ़ाई, तो क्या हो गया, ओवरटेक हुआ। उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटर्न। समझ में आया, थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, अगर नहीं समझाऊंगा तो। आप गाड़ी चला रहे हो, ओके, गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप ड्राइवर के बाजू वाले सीट में बैठे हो और एक कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हो, ये हो गया कांस्टेंट स्पीड, दैट इज द फंडामेंटल स्पीड। ओके, फिर उसके बाद आपको देखा 3 ट्रक है, तो 3 ट्रक को क्रॉस करने के लिए आपने क्या किया, उतनी स्पीड में किया या स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाई, तो कितने गुना बढ़ाई, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कितने गुना आपने बढ़ाया ताकि मुझे पहला ओवरटर्न मिले। समझ में आया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैंने कितना गुना बढ़ाया ताकि मुझे क्या मिले, पहला ओवरटर्न मिले। दैट इज नथिंग बट द हार्मोनिक एंड ओवरटर्न, तो थर्ड हार्मोनिक एंड द फर्स्ट ओवरटर्न। ओके, देन यहां से ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा, और ये लैम्डा बाय 4, तो 5 लैम्डा बाय 4। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए इन इक्वेशंस को। v इज इक्वल्स टू, फिर मैंने 4/5 लिया, क्यों लिया, क्योंकि लैम्डा 2 इज 4/5 l। फिर मैंने उसको पुट किया, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है n2 इज इक्वल्स टू 5v/4l, v/4l अगेन n 5n। अब क्या, अब और ट्रक है, बहुत ज्यादा ट्रक है, और ट्रक है, दूसरा ओवरटेक करने जा रहे हैं हाईवे पे। देखो हाईवे पे ही करना, समझने के लिए सिटी विटी में मत करना, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करना। ओके, इट्स डेंजरस। ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझे। तो मैंने मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 5 गुना बढ़ाया, तब जाके मुझे क्या मिला, सेकंड ओवरटर्न मिला। समझ में आया, उसको बोलते हैं 5 हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक एंड द सेकंड ओवरटर्न। गॉट इट। इस तरीके से हम जाएंगे, तो ये क्या आएगा, ऑड नंबर में आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, हमें ऑड नंबर में मिल रहे हैं। ओके, ये सब चीजें क्या मिल रही है, मुझे ऑड नंबर में मिल रहे हैं। तो ध्यान में रखना, ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं देन पाइप क्लोज एट वन एंड में। ओके, समझ में आया डायग्राम से। देन आगे बढ़ते हैं, तो पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स। थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, एक 10 सेकंड लगेंगे मुझे। ओके, तो इसमें देखिए, दो नोड के बीच का, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये जो पाइप ओपन है दोनों एंड से, ओके, दो एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, ये आपको पता है कि नहीं है। तो फिर वही किया मैंने जो प्रीवियस में था, देन 2l था, v अपॉन ट्वाइस l, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन पाइप ओपन एट बोथ एंड। क्लोज की क्या थी, n इज इक्वल्स टू v अपॉन 4l। ओके, ओपन की क्या थी, v इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू v अपॉन ट्वाइस l। ओके, ध्यान में रखना इसको। गॉट इट, समझ में आ रहा मैं क्या बोलता हूँ। देन उसके बाद अब मैंने पूरा समझाया है, तो इससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि l इज इक्वल्स टू यहाँ पे लैम्डा है, तो l, तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू l1 होगा, पुट कर दिया, तो यहाँ पे v अपॉन l मिलता है। मैंने 2 का अरेंजमेंट किया, तो v अपॉन ट्वाइस l हो गया n, यानी पहला ओवरटर्न लेने के लिए मुझे यहाँ पे कितने हार्मोनिक्स लगे, 2 हार्मोनिक। वहां पे कितने लगे थे, 3 हार्मोनिक, यहाँ पे कितने लग रहे, 2 हार्मोनिक। गॉट इट। देन उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ, तो 3 बाय लैम्डा बाय 2, ये किताब में भी दिया हो, उसको समझो। ये l इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 कैसे आया, वैसे मैंने बताया, एक नोड, दो नोड या दो एंटी नोड का बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है। ओके, तो देन उसको मैंने पुट किया, देन 3v/2l आया, v/2l अगेन n है, ये 3 है, वहां पे 4 था, सेकंड ओवरटर्न में वहां पे 5th हार्मोनिक थे, यहाँ पे क्या है, 3rd हार्मोनिक। इस तरीके से आपको ये समझना है। चलो, तो हमारा मेन
सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज द एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चंस जो लेके आया हूं आपके सामने, काफी सुलझे हुए क्वेश्चंस, उलझे हुए क्वेश्चंस, और आपको थोड़ा सा सोच में डालने वाले क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिखने के लिए डेंजरस है, लेकिन होते बहुत सिंपल है, लेकिन हमें डेंजरस लगता है। ओके, तो ये क्वेश्चन, बाप रे बाप, ये इक्वेशन सर, ये तो यही तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। ये इक्वेशन वगैरह आते बराबर हम तो ऐसे ही डर जाते थे कि ये कैसे करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ लिया तो, और ये पूछा भी है सीईटी में और जेडबलई में भी इस टाइप के प्रॉब्लम पूछता है, तो फिर क्या करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे? डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हमें पूरा नॉलेज है, हमने भर भर के लिया। ये ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है। ओके, हम भर भर के नॉलेज लिया, तो हम क्या करेंगे? हम डरेंगे नहीं, हम बस केयरफुली उसको रीड करेंगे। अब केयरफुली रीड एग्जाम में करते बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा, होगा क्या? तो प्रैक्टिस अभी से करना है। ओके, केयरफुली रीड करो, फिर धीरे 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 आपका रीड करने का जो स्टेमिना बढ़ते जाएगा, और आने का स्टेमिना भी बढ़ते जाएगा, दिमाग में आने का, ब्रेन में आने का। तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं क्या सोचता हूँ एज अ स्टूडेंट। अब देखो, आप भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, हम सोचेंगे क्या, थोड़ा सा इंटरैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाता हूँ। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, अच्छा, टू दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। मैं ज्यादा वो इक्वेशन को सोचता नहीं, अच्छा y1 दिया है, ओके, इट्स ओके, ठीक है, y1 बोला है, अच्छा, मैं 0.1 दिया है, वो साइन दिया है, वो 100 NT दिया है, वो ये इतना लंबा, वो कैसे करूँ, क्या करूँ? मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, ये दो दिया है, मुझे करना क्या है ये पहले सोच लेता हूँ, फिर इक्वेशन पे आएंगे। ये ट्रिक होती है, पढ़ने की ट्रिक होती है, टेंशन लेना नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं लेना। देखो क्या हो रहा है, तो y2 इक्वल्स टू 0.1, ओके, ठीक है, कॉस, ओके, ठीक है। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, ओ, फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस, और ये इक्वेशन दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के, ये वेलोसिटी बोल रहा है ऑफ ए पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, डिफरेंस बोला यानी पहले का डिफरेंस माइनस दूसरे का डिफरेंस, ऐसा बोला है। यानी ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इसका वेलोसिटी का फेज डिफरेंस, इसके वेलोसिटी का फेज डिफरेंस, उन दोनों का माइनस, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ओके, अब मैं इक्वेशन पे आता हूं। ये तो एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट करता हूं उसको विद रिस्पेक्ट टू टी, देखता हूं क्या मिलता है, तो आगे सॉल्यूशन में जाते हैं। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, इसको क्या किया हमने? डिफरेंशिएट किया। v1 इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव लिया, ये एज इट इज, साइन का क्या हो गया? कॉस हो गया, साइन का क्या होता है? कॉस, दिस इज एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, मैथमेटिक्स में है ना, ये 0.1 साइन का कॉस हो गया, ये एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें t नहीं है तो ये 0, इसमें t है तो 100 बाहर आ जाएगा, ये हो गया डेरिवेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, क्योंकि कॉस के फॉर्म में मैं पहले बोला साइन रिप्रेजेंट करेगा वेव कैसे है, कॉस रिप्रेजेंट नहीं करेगा, साइन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वेव कैसे, अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन से मैं लेता हूं तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? साइन, जिसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे किया है। ओके, एकदम सिंपल है कि नहीं? v1 इज इक्वल्स टू 10 पाई, अभी इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 10 पाई आएगा। कॉस को मैंने साइन किया कैसे, तो कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, ये थीटा लिया प्लस पाई बाय 2 लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों का कैलकुलेशन क्या हो गया? 5 पाई बाय 6, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ साइन। यहां तक समझ में आया? सिंपल है कि नहीं? ज्यादा सोच, डरना ही नहीं है, ये आप सबको आता है, हम डर जाते हैं, तो डेंजरस दिख रहा है, ये जमीनों की नहीं, जो मैं पहले, यानी लड़ाई करने से पहले अस्त्र छोड़ दी, ऐसा हो, बिल्कुल डटे रहो, कुछ मत करो, डटे फिर भी जीतोगे, गॉट इट, लेकिन छोड़ो मत अस्त्र, देखते बराबर, गॉट इट। ये आ गया। अब दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं, दूसरा इक्वेशन फिर से डेरिवेटिव लेता है, अरे ये तो दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट साइन में आ गया, लेकिन निगेटिव साइन है, क्या है? निगेटिव साइन। तो मैं क्या करूंगा? निगेटिव साइन को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो मैंने किया भी है, साइन पाई टी प्लस पाई कहां से आया? प्लस पाई यहां से आया, माइनस साइन थीटा इज इक्वल
टू साइन थीटा प्लस पाई, तो थीटा मेरा पाई बाय टी था प्लस पाई। ओके, दोनों इक्वेशन मिल गए मुझे, ये भी और ये भी इक्वेशन। चलो आगे बढ़ता हूं, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। अब इसमें ये फाई है 5 पाई बाय 6 और ये पाई। ओके, ये है हमारा फाई। ओके, तो 5 बाय 6 पहला माइनस दूसरा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें माइनस 5 बाय 6। तो माइनस 5 बाय 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन। तो ये वाला माइनस पहला जो है दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, गॉट इट। कैसे सॉल्व किया मैंने आपको बताया, बस सिंपल है, डेरिवेटिव लेते जाओ, उसको साइन किस में, बस ध्यान में क्या रखना है, साइन किस में लाना है। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। ओके, ये तो आपको 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से ही पता होते हैं, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ। ओके, देन फेज डिफरेंस, देन पाई, देन हमारा आंसर आया माइनस पाई बाय 6। चलो ये भी अभी ये कैसा है, ये एकदम ऐसा लगता है कि ये हम सॉल्व कर लेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं। ओके, पढ़ना है लेकिन हाँ केयरफुली। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, एट मिड पॉइंट ऑफ ए मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। यानी जो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसके बीच में है, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं अगर यहाँ पे ये उंगली को मेन पोजीशन बोलता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, इनके बीच में, तो आपको पता चल गया डिस्टेंस कितना है, एम्पलीट्यूड ए। ओके, ये पता चल गया। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी in terms of total energy. Oh my god, it means that this is the total energy. तो मुझे पहले टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा बाबा, या फिर बोला भी उसने मिड पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, तो टोटल एनर्जी बनता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पहले मैंने निकाल लिया। ओके, के कांस्टेंट है तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, के कांस्टेंट है, ये इक्वेशन आ गया। इस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी भी मुझे मिल गई। ओके, दोनों को मैं क्या करता हूँ, टोटल एनर्जी निकालता हूँ। तो सिंपल वे में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी ये मिलती है। अब ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया। ओके, यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको करके बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ये है, आपको पता है ये कोई क्या होता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये भी आपको पता है। ऊपर में काइनेटिक एनर्जी, नीचे में पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी भी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को मैंने क्या के फॉर्म में किया, क्योंकि ना वो मास का कुछ पूछ रहा है ना ओमेगा का कुछ पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने के मिलाया। या मास या ओमेगा के साथ कुछ रिलेशन में पूछता तो मैं वो इक्वेशन में आता था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वगैरह वगैरह वाले। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, गॉट इट। ये हो गया टोटल एनर्जी, ये मुझे मालूम है। आप डायरेक्ट लो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डायरेक्ट ले लिया। आप डायरेक्ट इस पे भी आ गए क्योंकि आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, और दोनों मिड पॉइंट के बीच में है, k इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स का जो ये है a/2 कैसे आया, अभी आप समझने की कोशिश करते। चलो फास्ट, चलो फास्ट। ओके, देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मिड पॉइंट ऑफ ए मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ये हो गया मिड, ये हो गया एक्सट्रीम, इसके बीच में यहां से यहां तक है, तो बीच में मिड पॉइंट पे, तो a क्या होगा, a/2, इसलिए यहाँ पे a/2 आया। तो यहाँ पे क्या आया, x की जगह क्या आएगा, a/2। समझ में आया a/2 कैसे आया? वो बोल रहा है कि मिड पॉइंट बिटवीन एक्सट्रीम एंड द मीन, उसके बीच में दो एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम और एक मिड पॉइंट के बीच का जो मीन पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड a होता है, उसके बीच में तो a/2 होगा। अब इसको सॉल्व किया, x इक्वल्स टू a/2 है, तो देखो ये आया। अब ये आने के बाद ये क्या दिख रहा है बाबा, 1/2 ka²। ये क्या है, काइनेटिक टोटल एनर्जी है, तो 1/4 टोटल एनर्जी E, तो ऑप्शन इज 1/4 इंटू E। ये जो है ये पूरा का पूरा इतना ही करना था, मैंने वो आपको थोड़ा इलैबोरेट करने की कोशिश कर गया, इलैबोरेट करने की कोशिश की, इसलिए आपको ये वाला इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी x
क्या है तो उसमें बता रहा है वो a/2, ज्यादा सोचना नहीं है। यानी वैसे भी अपने आप में काफी सिंपल प्रॉब्लम था। ओके, जेडब्ल्यू की ऐसे प्रॉब्लम आते हैं एमएसटी सीटी में। ओके, तो 1/4, अब 1/4 इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो a²/4 होगा, ये 4 बाहर गया और हाफ के a² ये आया e, तो 1/4 इंटू e इज द राइट आंसर। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ना ये अपने आप में काफी चिल्लर प्रॉब्लम, यानी काफी इजी प्रॉब्लम है, ऐसा मैं बोलता हूं। देखो पोटेंशियल एनर्जी को यू यूज करके डिनोट किया गया, यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ता है। इस टाइप के प्रॉब्लम एमएसटी सीटी और जेडब्ल्यू में पूछता है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक के बताना चाहूंगा, देखो नोटेशंस वो बदलेगा जानबूझ के, पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल देगा, काइनेटिक एनर्जी को भलता नोटेशन दे देगा, जानबूझ के करेगा। और हमारे दिमाग में क्या रहता है, नोटेशंस फ्रीक्वेंसी को कभी एन बोलेगा, कभी एफ बोलेगा, कभी न्यू बोलेगा। एक न्यू भी नोटेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, जो वी जैसे दिखता है, तो वैसे भी वो बोल देगा, तो वो कंफ्यूजन बढ़ता है हमारा, बराबर है। वो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ना चाहिए, यही फिर मतलब डरना नहीं है क्या। देखो जैसा U इज द पोटेंशियल, ओके U पोटेंशियल एनर्जी है तो PE नहीं लेंगे, U लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। नहीं फ्रीक्वेंसी की जगह नहीं N लेंगे तो F लेंगे, नहीं F तो न्यू लेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। ओके, लेकिन वो वहां पे एक्सप्लेन करेगा कि ये नोटेशन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी, या फिर N इज द फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे बोला U इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ओके ठीक है, एंड F इज द फोर्स, ओके एक्टिंग ऑन, ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी है ऑसिलेटिंग पार्टिकल, और एक फोर्स है जो पार्टिकल पे हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा इसमें बराबर है। ये तो सोचने वाली बात है कि इसमें बराबर कौन सा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोला है U इज इक्वल टू हाफ kx²। ओके, अगर मैंने ये 2 को इधर लेके आया तो ये होगा 2u kx²। अगर मैंने इसको स्प्लिट अप किया तो k इंटू x, ओके, और k इंटू x, व्हाट इज k इंटू x, माइनस k इंटू x इज द फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस f इज इक्वल्स टू kx, तो ये kx के जगह मैं माइनस f रखूंगा, हो गया ना। तो क्या अभी फोर्स को उधर लेके जाओ, दिस इज द राइट ऑप्शन, अपॉन f प्लस x इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। यानी इसका राइट आंसर था 2u अपॉन f प्लस x इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। कैसे किया, सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी लिया, 2 को इधर लेके गए। तो देखो इसमें ही समझ में आ जाता है कि इसमें ही ऑप्शन क्या होगा, ऐसे ही समझ में आता है। ट्रिक बताता हूं आपको, ऑप्शन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपके दिमाग में है हाफ kx², ओके, ये आपके ब्रेन में है कि हाफ kx² है, u इक्वल्स टू हाफ kx², u हाफ को इधर लेके आओ तो 2u बनेगा, 2u कहां पे है, ये दो ऑप्शंस में 2u है, ये दो कट गए। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये कट गए, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं, कट गए। लेकिन 2u है तो अब नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, ये ध्यान में रखना है। बचा क्या, ओके, क्योंकि इधर की क्वांटिटी इधर और इधर की क्वांटिटी इधर आ रही है क्या, नहीं, ऐसा कुछ निकालना कुछ नहीं है। अगर हमें दूसरा कोई यानी हमें निकालना होता तो x इक्वल्स टू, तो शायद से चेंज रहते थे, या हमें कुछ और निकालना होता था f इक्वल्स टू, तो शायद से अलग रहता था। ओके, ये थोड़ा सा अलग रहता था इस पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ही बनाना है, तो ये 2u ऊपर में, नीचे में तो हो ही नहीं सकता, 2u इधर 2 गया और 2u आया, तो नीचे कैसे जाएगा, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन है। ज्यादा ऐसे आप थोड़ा सा थिंक करते तो ये ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता था। वैसे भी मैंने दो ऑप्शन कैसे कट हुए बताया मैंने। ओके, देन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सिस्टमैटिक वे में, आप देख सकते हो, उसको और समझने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो और अच्छे से आपको समझेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे 2u अपॉन f प्लस x इक्वल्स टू 0 ये आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी अपने आप में काफी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज के वजह ऐसे प्रॉब्लम हमें नहीं समझते। सबसे पहले तो ये 2 पाई बाय √3 ऐसे अगर कुछ आया ना तो वैसे हम अब ये तो अपने को नहीं जमेगा यार, ऊपर से ये भी दिया, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये पहले दिमाग में क्वेश्चंस हमारे चालू हो जाते। डरो मत, क्वेश्चंस लाओ ही ना, पढ़ो। मैं यही बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम
पढ़ते कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके ठीक है, हैज अ टाइम पीरियड, ओके, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय √3 है, ओके। जैसे मैंने t इज इक्वल टू 2 पाई बाय √3 बोला, आपके दिमाग में दूसरा कुछ आया? मेरे दिमाग में तो आया। क्या आया आपके ब्रेन में? आपके ब्रेन में आया कि ओमेगा की वैल्यू √3 है। देखो मेरे ब्रेन में तो आया पढ़ते बराबर, इतना खतरनाक डिविजन होना चाहिए, तो देखो मुझे पट 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 आता है, तो इतना खतरनाक। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय √3 है, तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड, तो √3 इज द फटाक से आ गया, √3 इज द ओमेगा, यानी ओमेगा मुझे मिल गया √3। एंड पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ को समझो, यहाँ पे पाथ लेंथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको, पाथ लेंथ को समझो। ये हार्मोनिक मोशन ऐसा ऐसा हो रहा है, ओ वॉच के अंदर में पेंडुलम मूव होता है कि नहीं, दैट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे यहां से यहां तक का जो लेंथ है, कहां से एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम इज द 4 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ का मतलब होता है एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ए कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ए कितना हो गया, 2 होगा ना, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, क्योंकि मेन टू एक्सट्रीम ए है, मेन टू एक्सट्रीम ए है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ये है, और यहाँ पे मीन है, यहाँ पे एक्सट्रीम है, इतना लेंथ है 4, इतना कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। गॉट इट, ओमेगा पता चल गया, ये पता चल गया, पढ़ते पढ़ते आ गया, ओके। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, displacement from mean position at which acceleration is equal to velocity. Oh my god, चलो देखो कैसा है, अगर फटक से ऐसे ऐसे पढ़ लेते तो अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, ऐसे होता था। धीरे धीरे स्लोली स्लोली समझ समझ के पढ़ते हैं, तो ओमेगा पता चल गया, ए है 2 सेंटीमीटर पता चल गया। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स निकालना है आपको, एट विच एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या इक्वल है, तो कर दो ना यार इक्वल। क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x², एंड एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x होता है कि नहीं। उन दोनों को इक्वल कर दो, x निकालो, दैट्स ऑल, सिंपल है। चलो, तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वल किया, क्या इक्वल, अब दोनों को ये वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, एक ओमेगा बचा, ओके। फिर मेरे गिवन में क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय √3। देखो उसने इक्वल बोला ना, कर डालो इक्वल, सॉल्व करो, ओके। देन उसके बाद ओमेगा क्या आएगा, अब इसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया कैसे आया ओमेगा √3, देखो आया ओमेगा √3, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, यहाँ पे t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा करते तो डायरेक्ट आ जाता था, ओके। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, काय में, इसमें ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके, आंसर निकल गया। ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद a² इक्वल्स टू, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये स्क्वायर में नहीं तो x² होगा, बाकी स्क्वायर के बाहर निकल जाएंगे, a² इधर आता है, ये इधर जाता तो प्लस होगा, तो 4 होगा, 4x², a² इक्वल्स टू 4x², यानी a का वैल्यू क्या आया 2x, a का वैल्यू क्या है 2x, ये आ गया हमारे कैलकुलेशन से। दूसरा a का वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाथ लेंथ 4 है तो 2 सेंटीमीटर है, मैं पहले बोला था a का वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरा 2 सेंटीमीटर, 2 इज इक्वल्स टू 2x, 2 गेट कैंसल, x इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर, ओके। तो इस तरीके से कैसे गए, फिर से एक बार देखता हूं मैं, ओके, फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई बाय √3, ओके, तो ये ओमेगा हो गया √3, ये पाथ लेंथ है तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को इक्वल करो। चलो किया एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इक्वल, एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया कि ओमेगा कैसे निकालते हैं, तो √3 आया, यहाँ पे √3 यहाँ पे पुट करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये मिलेगा, a का वैल्यू 2x मिल गया, और a का वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो था, आगे बढ़ेंगे नहीं, a का वैल्यू क्या था हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 गेट कैंसल, x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने बताया है कि एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू पाथ लेंथ अपॉन 2 होता है करके, या आपको समझाने के लिए मैंने वो बताया, शायद से आपको नहीं पता हो, करके मैंने थोड़ा सा, तो मैं बोला ना मैं सभी को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रिपरेशन करता हूँ, तो
वो सभी को ध्यान में रखते हुए किया। जो वो स्ट्रांग है, जो वो स्ट्रांगली कर रहा है, तो वो तो उनको तो यही पे पता चलता है कि एक्स का, ओके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में गया, ओके। हो तो यहाँ पे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो पढ़ो केयरफुली, एकदम छोटा है, हम पढ़ते भी छोटा दिखा तो अच्छा है, वाह वाह करते करते। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है एमएसटी सीटी या फिर जेडबल में पूछा है, ओके। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी, किसका रेशियो बोलता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहा की मीन पोजीशन की, और पोटेंशियल एनर्जी कहा की a/2 की, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो x है उसकी जगह क्या रखूंगा मैं, a/2, और काइनेटिक एनर्जी में जो x है उसकी जगह क्या पुट करूंगा मैं, 0। देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि आंसर क्या आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, कैसे उसको सोचना है, या मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है। रेशियो बोला यानी मैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी लूंगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास फॉर्मूला है हाफ के ब्रैकेट में a² माइनस x², तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मीन पोजीशन पे, हाफ के a², ओके। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 होता है, ये कीवर्ड ध्यान में रखना है, दिस इज द कीवर्ड, ओके। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हाफ के x², x की जगह क्या बोल रहे हैं वो, a/2, तो क्या हो जाएगा वो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, वैसे तो आगे बढ़ाऊंगा ही। ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ऐसे लोगों को अगर मैंने रेशियो लिया तो मुझे क्या रेशियो मिलेगा, तो एकदम से आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा क्या रेशियो मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है यहीं पे ये स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, ओके। ये स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 में ही आंसर छुपा हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। मैं आगे बढ़ा ही नहीं, ओके। मैं कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है ना, क्योंकि उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के x², x के जगह क्या आएगा a²/4, पोटेंशियल एनर्जी नीचे है तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4/1 भी हो सकता है, 8 तो कहीं पे भी नहीं होगा, ओके। देख गया 1/1 तो कहीं पे नहीं होगा, ये 2:1 भी हो सकता है, लेकिन मुझे चांसेस इसके ज्यादा लग रहे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में सिंपल है, a² कैसा 2 वगैरह नहीं, हाफ हाफ तो वैसे ही कट रहे हैं। तो देखो वैसे किया है, ये है y=0 मीन पोजीशन पे, तो ये आ गया a², देन पोटेंशियल मैंने k के फॉर्म में बताया था, ये m⍵² के फॉर्म में है, तो यहाँ पे y=a, तो ये हो गया, देन a²/4 आया, a²/4, देन मैं काइनेटिक एनर्जी रखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा, हाफ हाफ गेट कैंसल, mm गेट कैंसल, ओमेगा गेट कैंसल, a गेट कैंसल, 4 का आ गया ऊपर, तो 4:1, मैं बोला ना 4:1 आएगा, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वहीं पे आंसर पता चल गया। देखो मैं क्या बोला, कुछ कुछ प्रॉब्लम पढ़ते बराबर आंसर दे देते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को करना पड़ता है, लेकिन पढ़ते वक्त नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, वैसे अगर आप पढ़ते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि करते कैसे, और ये सब चीजें मुझे इस कॉलेज ने सिखाई है, नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सिखाई है कि स्टूडेंट को पढ़ाते कैसे हैं, गॉट इट, और किस लेवल पे जाके पढ़ाते हैं, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ सिंपल हार्मोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा इक्वेशन वगैरह दिखा तो वैसी हमारी यानी वाट लग जाती है, d²x/dt² plus ax, ओके, इक्वल्स टू 0, इट्स टाइम पीरियड इज, और इसका आंसर तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसे ही बता देता। कैसे, देखो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या बोलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोला था, याद रखो, d²x/dt² plus ω²x इक्वल्स टू 0, क्या था, d²x/dt² plus ω²x इक्वल्स टू 0, ω² इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, अल्फा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, √ऑफ अल्फा, तो √ऑफ अल्फा जहाँ पे होगा वो आंसर रहेगा, ये दो आंसर है, ये कट गए। देखो मैं वहीं पे बता रहा हूँ आपको, समझ में आ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² plus ω²x इक्वल्स टू 0, अरे तो बाबा उसको यूज करो ना, यहाँ पे पता है तो क्या होगा, यूज करो, ω² की वैल्यू अल्फा दिखती है यहाँ पे, देखो ω² की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा है,
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वल्स टू अल्फा है तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा, अंडर रूट ऑफ अल्फा, और टाइम पीरियड बोला है तो ऑब्वियसली 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट ए, तो 2 पाई बाय अंडर रूट ए इज द राइट आंसर। तभी उसको सॉल्व किया हुआ है मैंने, आदत से दूर हूं। ओके, तो ये इक्वेशन आ गया, एक्सीलरेशन का इक्वेशन आ गया, उसको मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक्स के कैंसल, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए, देन 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 2 पाई बाय अल्फा। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। वैसे तो मैंने आंसर वहीं पे बता दिया था, अगर हमें नॉलेज है तो हम आंसर वही का वहीं पे अच्छे से है। ओ हो आया स्प्रिंग का प्रॉब्लम, ये जेडबल में पूछा है और एमएसटी सीटी में पूछा है। देखो मैंने बोला था ये मास है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ऐसा लगा तो ऐसे ही है। देखो वो स्ट्रिंग दोनों के दोनों K1 K2 है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसे बोला था, समझ में आया? ऐसा ऐसा दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर लग के है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, थोड़ा ध्यान में रखना इसको, हाँ इस पे क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बी केयरफुल। और ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे ही देखा ना मैंने, वैसे ही मुझे पता चल गया K इक्वल्स टू K1 प्लस K2, सिंपल पैरेलल है ना, K इक्वल्स टू K1 प्लस K2। अब मैं इसको रीड डायग्राम से पता चल गया, अब रीड करता हूँ। हाँ, टू ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ठीक है, आर कनेक्टेड टू मास एम ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास इज एफ ठीक है। ओके, ये तो एक तो इंट्रोडक्टरी उसने बता दिया, ऐसा ऐसा बैकग्राउंड उसने बता दिया। यहां पे इंपॉर्टेंट, इफ बोथ K1 एंड K2 आर मेड 4 टाइम्स, क्या बोला? इफ बोथ K1 एंड K2 आर मेड 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? K कितना है बोलते उससे 4 टाइम्स, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, यानी K इक्वल्स टू क्या हो गया? 4K1 प्लस K2। क्या हो गया? 4K1 प्लस K2, क्योंकि उसने क्या बोला है? 4 टाइम्स। और K1 प्लस K2 क्यों लिया? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैंने पहले ही बताया था। ओके, तो क्या है? K1 प्लस K2, तो 4K1 प्लस K2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी? तो देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ K अपॉन M है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ K अपॉन M है। तो आगे बढ़ते, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, आगे बढ़ते, बोथ द स्प्रिंग आर पैरेलल टू ईच अदर, तो K हो गया, ये हो गया। ओके, तो K अपॉन M, तो K पहले फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? K1 प्लस K2। ओके, तो ये F क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन M। बाद में 4 बोल रहा, तो इसका मतलब हमें कुछ तो भी लेना पड़ेगा, यानी मुझे ये आंसर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये आंसर लग रहा है ना, क्योंकि दूसरे वक्त में जब बात करूंगा ना, क्योंकि 4 टाइम्स बोला है, तो मुझे ये आंसर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आंसर बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है इंटेंशनली कि ये आंसर हो सकता है। क्योंकि F क्या है? F है हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन M अंडर रूट ऑफ। ओके, फिर 4 टाइम्स बोला बाद में, तो क्या होगा? K इज इक्वल्स टू, यानी दूसरा K इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड F डैश वगैरह बोलूंगा, इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 K1 प्लस K2 अपॉन M। 4 बाहर आएगा तो 2, और बचा क्या? F, तो 2F। हाँ यही। तो फिर K1 प्लस K2 की वैल्यू क्या बोलता है? 4 K1 प्लस K2 होंगी। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 4 को बाहर निकालूंगा, तो इस तरीके से होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 क्या? F, यानी 2F इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्या आया राइट आंसर? F डैश का, F डैश इज द 2F। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव, अभी ये आ गया हमारा, ये यहाँ पे ऑसिलेशन एंड हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी वेव को। ओके, अ स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स, अच्छा, एंड 2 एंटी नोड्स, ओके, इज फॉर्म। ये डायग्राम से हमें समझना होगा, नोड और एंटी नोड को 3 कैसे, 2 कैसे। ओके, इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, हैविंग अ डिस्टेंस दिया, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉम बिटवीन देम।
द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, तो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ क्या रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम डायग्राम से उसको समझेंगे। देखो 3 नोड है 3 नोड और क्या है 2 एंटी नोड, ऐसा ही उसने बोला है। अगर ये पूरी टोटल लेंथ क्या होगी, ये इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगा, लैम्डा होगा ना। ये यहां से यहां तक का टोटल लेंथ क्या होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बनाते हैं, लैम्डा बनाते हैं। तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया ना। डायग्राम से पता चल गया मेरा आंसर क्या होगा। अगर एल इक्वल्स टू लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल्स टू, और ये क्या है, लेंथ है ना, दोनों एटम के बीच की लेंथ, डिस्टेंस है ना 1.21 एंगस्ट्रॉम, यानी ये पहला ही ऑप्शन बराबर है। समझ में आया, पहला ही ऑप्शन। देखो मैं ज्यादा डीप में गया नहीं, आपके दिमाग वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आर्मस्ट्रांग आ गया, अब इसको फार्मूले में रखना पड़ेगा, फिर वो कैलकुलेशन आएगा, फिर हमारा टाइम जाएगा, ये होगा वो होगा। ये जो है ना, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिमाग से यानी बफर लगा लो अपने दिमाग में, ओके, अपने ब्रेन को बफर लगा लो, क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, वैसे ही पता चल जाता। डायग्राम निकाली, मुझे पता चल गया एल इक्वल्स टू लैम्डा। फिर भी आगे बढ़ता हूँ, द लेंथ ऑफ द लूप और सेगमेंट इज लैम्डा बाय 2। तो ये पहला सेगमेंट, इसको बोलते हैं पहला सेगमेंट, यहां से यहां तक का ये पहला। तो आप बोलोगे सर आपने तो लैम्डा बोला था और यहाँ पे लैम्डा बाय 2 कैसे आ गया। मैं बोला ना, मैं एलैबोरेट करके ही बताऊंगा, मैं शॉर्टकट ट्रिक तो दे ही रहा हूं, मैं एलैबोरेट करके भी दे रहा हूं, ताकि जिनको नहीं समझा उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक एलैबोरेट करके, दोनों वे में मैं चल रहा हूं। ओके, जिनको शॉर्टकट लेना लो, जिनको लॉन्ग कट लेना लो, लेकिन ट्राई करो शॉर्टकट में ही जाने की, समझने की, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। ओके, देन यहां से यहां तक ये एक सेगमेंट है, यहां से यहां तक ये एक सेगमेंट है। एक सेगमेंट का लेंथ नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 होता है कि नहीं, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 होता है कि नहीं, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 क्या होगा, लैम्डा। तो दिस गेट कैंसल, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.21 एंगस्ट्रॉम आ गया। ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, ओके ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है लाइक दैट, वो ये पेन जैसा सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ओपन एट बोथ द एंड। अच्छा, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तट से आना चाहिए, ओपन बोला, ओपन एट द बोथ एंड बोला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V अपॉन ट्वाइस L, पट से आ जाना चाहिए, मैं बोला ओपन है दोनों एंड से, तो L इक्वल्स टू V अपॉन ट्वाइस L। अगर क्लोज बोला रहता तो N इक्वल्स टू V अपॉन 4L। ओके, क्लोज में 4 है और ओपन में 2L है। ओके, तो दोनों इसमें ओपन है। तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी, मैं पढ़ते पढ़ते लेके आऊंगा कि मैं क्या करूंगा। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F इक्वल्स टू आगे इन एयर, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। ओके, इसको वाटर में डिप किया, ओके, ये वाटर में डिप किया। ओके, क्या हुआ फिर, सो दैट हाफ ऑफ इट्स इज इन वाटर। तो इसका जो एयर जो पाइप था उसका हाफ पोर्शन वाटर में गया, तो अब क्या बचा, हाफ ही बचा। अब क्या बचा, लेंथ क्या हो गई, लैम्डा बाय, लेंथ क्या हो गई, L बाय 2 हो गई, तो ये क्लोज हो गया, क्योंकि पानी का सरफेस आ गया अंदर में, तो क्लोज हो गया। क्लोज, ओपन के लिए L थी लेंथ और क्लोज के लिए क्या होगी, L बाय 2 हो गई। ओके, समझ में आ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेंड्रिकल ट्यूब है। Okay, at both end has a fundamental frequency F in air. The tube is deep vertically in a water, so that half of it is in water. तो वो जो है हाफ वाटर में चले गया। तो पहले ये ओपन था दोनों एंड से, तो L था L, लैम्डा L था L, ओके, लेंथ थी L, अब वो पानी में गया हाफ इतना, तो ये बचा L बाय 2 इतना। अब इसमें से समझ में आता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ, इतनी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये अभी मुझे निकालना है। ओके, तो शॉर्टकट ट्रिक बताओ, चलो थोड़ा सा लॉन्ग कट ट्रिक में जाके देखते हैं कि क्या होगा। ओके, तो क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, F ओपन, ये बताया था मैंने, V अपॉन ट्वाइस L। ओके, देन क्लोज के लिए V अपॉन 4L क्लोज। ओके, देन 4L क्लोज क्या हो गया, L ओपन बाय 2, मैं बोला ना आधी है। ओके, तो आगे गया L क्लोज, लेंथ ऑफ क्लोज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओपन अपॉन 2। ओके, तो F क्लोज इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2V अपॉन 4। अब 2V अपॉन 4L ओपन कैसे आ
आ गया v/4, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसको कैंसिल, तो v/2 L ओपन, तो f ओपन यानी f फ्रीक्वेंसी रहेंगी। तो इसका आंसर था f। मैं जानबूझ के नहीं बोला यहाँ पे, इसका आंसर क्या था f। मगर मैं यहाँ पे f बोलता तो आप क्या बोलते हैं, कुछ भी सर, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी हाफ हुई फ्रीक्वेंसी, इसमें तो फर्क होगा ना। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में अगर हम जाते हैं तो मैं आपको पहले इक्वेशन की तरफ लेके जाता हूं ताकि शॉर्टकट इक्वेशन बताओ। ये दो इक्वेशन को गौर करो। ओके, अब इमेजिन करो दोनों लेंथ सेम है, ऐसे इमेजिन करो दोनों इक्वेशन को गौर करो तो क्या दिखता है आपको, क्या दिखता है। अब इसको अगर मैं बाइफरगेट करता हूं तो ओपन की फ्रीक्वेंसी डबल है क्लोज से, ओपन की फ्रीक्वेंसी शायद से डबल है क्लोज से, ऐसा पे यहाँ पे आपको आ सकता है। उसको पुट यूज करो, उस हिसाब से सॉल्व करो तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली एफ ही आ जाएगा। गॉट इट, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ। ओह इतना बड़ा प्रॉब्लम सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम, ओ माय गॉड, ये तो पढ़ते पढ़ते ही ऐसे ही बड़ा है तो हम ऐसे टिक करके लेके जाते। नहीं पढ़ो उसको, बहुत इजी प्रॉब्लम है, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड में पढ़ना, कीवर्ड्स देखो, टू एवरीथिंग ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल ठीक है, बट लेंथ L एंड 2L, ओके लेंथ L1 एंड 2L है। चलो हैव अ रेडियस, अच्छा L1 इक्वल्स टू L है, L2 इक्वल्स टू 2L है, रेडियस अच्छा R1 इक्वल्स टू 2R है, R2 इक्वल्स टू R है रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, दे आर स्ट्रेच्ड अंडर द सेम टेंशन, ठीक है, बोथ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड, ओके ठीक है, द वन ऑफ द लेंथ L with frequency v1 and another of the frequency v2, nu2, फ्रीक्वेंसी न्यू है, मैं बोला ना न्यू के फॉर्म में भी दे सकता है फ्रीक्वेंसी को, दिस इज द न्यू, v जैसे ही दिखता है न्यू, ओके, तो दिस इज द रेशियो ऑफ v1 न्यू1 अपॉन न्यू2 इज, ओके। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या दिया है, L1 क्या दिया है L, L2 क्या दिया है ट्वाइस L, R1 क्या दिया है 2R, R2 क्या दिया है R। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ t अपॉन m। अब m में r छुपा हुआ है, मैं पहले ही बोला, इसका मतलब क्या दिखता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LR, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LR, ये L इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो एक्चुअली है ना v, ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूं ना v जैसे ही दिखता है, दैट इज नॉट अ v, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हाँ थोड़ा बी केयरफुल, उस मोड में मैं जानबूझ के लेके आया ताकि आप कंफ्यूजन ना करें, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हाँ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, r बार आ जाएगा तो r स्क्वायर बार आ जाएगा तो r, बाकी को भूल जाओ क्योंकि सिर्फ लेंथ और रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू, ये नीचे में तो उल्टा हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, 1 आएगा आंसर। तो न्यू1 अपॉन न्यू2 इज 1। गॉट इट, सिंपल है कि हमें बस इक्वेशन पता होना चाहिए। अब इक्वेशन पता करने के लिए क्वेश्चन को रीड करो, सिंपल है ना, एक स्ट्रिंग बोला है, स्ट्रिंग माने दूरी, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग का ही मैं लूंगा इक्वेशन, ठीक है, लेकिन इसमें r नहीं है, लेंथ है, ये दिख रहा है लेंथ, लेकिन r नहीं, तो मास में छुपा हुआ है। ऐसे आपको सोचना है और सोचते हुए लेके आना है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिलेगा, बहुत इजी है ना, सिंपल है ना, बस आप उसको सोचो, लेंथी है तो क्या हुआ, आराम से आंसर आ जाता है। गॉट इट। वैसे भी ऐसा अगर दिया रहा ना, ऐसा मैं आपको और बताता हूँ एक ट्रिक, वैसे भी L फिर ट्वाइस R फिर ट्वाइस L, ये R यानी एक में को क्या है, उल्टे फुलटे है, तो वैसे भी एक में को कैंसिल करने वाले तो 1 ही आएगा। गॉट इट, ऐसा भी आप सोच सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है, समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। देन आगे बढ़ते, इसको देखा ना तो वैसी हवा गुल हो जाएगी, इतना खतरनाक सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या क्या दिख रहा है, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, पहले इसको रीड करो। हाँ रीड करो, आपको आ जाएगा। देखो अब फ्रीक्वेंसी को पहले न्यू बोलता है, फ्रीक्वेंसी को अभी n1 बोल दिया, देखो कंफ्यूजन करेगा वो आपको, उसके लिए ही बैठा हुआ है वो, ऐसे एकदम इजी इजी क्वेश्चन नहीं देगा। और यही लाइफ है, यही लाइफ है, आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसी ही रहती है, ओके। तो इस तरीके से अगर हम उसके लिए कुछ प्रिपेयर, ज्यादा सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग करो, जितना ज्यादा लॉजिकल सोचोगे ना उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, ओके। तो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करो और करते कैसे, पढ़ते कैसे है उसके ऊपर में लेके जाओ। और ठीक समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो उसके ऊपर में थोड़ा सोचो, पहले पढ़ो
देखेंगे ना क्या होता है, पहले पढ़ो तो। चलो, N1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप क्लोज एट वन एंड। अच्छा, N1 फ्रीक्वेंसी है जब पाइप क्लोज है एट वन एंड। वन एंड बोला तो अच्छा, N1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L आ गया। N1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L एंड N2 is the frequency of the pipe open at both end, यानी N2 equals to V upon a twice L। सिंपल था कि नहीं? क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी N1 equals to V upon a 4L और बोथ एंड की फ्रीक्वेंसी V upon a twice L, मैं बताया। ओके, अब क्या बोलते हैं? आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अच्छा, यानी ये क्लोज एंड था, ये ओपन एंड था, दोनों को ऐसे ज्वाइन किया। ओके, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप। सो ज्वाइन टू ज्वाइन किया, ये पहले क्लोज बाद में ओपन। अरे बाप रे, तो लेंथ कितनी होगी? इतनी बड़ी होगी, डबल होगी लेंथ। लेंथ, ओ माय गॉड, ठीक है, लेंथ बढ़ गई। ओके, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? इसकी पहले लेंथ L1 थी, इसकी ये क्या है? पाइप क्लोज एट वन है, इसका लेंथ क्या था? L1 था। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है क्लोज के लिए? N1 इक्वल्स टू V अपॉन 4L1, ऐसा बोलो, ठीक है। फिर L1 निकाल के रखेंगे हम साइड में। ओके, फिर उसके बाद ओपन एंड है, दोनों तरफ से ओपन है। ओके, इसका भी L2 आएगा, L2 करो। अब L1 प्लस L2 यानी टोटल लेंथ L1 प्लस L2 कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा। ओके, चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ओके, तो L1 आ गया, मैं बोला ना L1 निकाल के रख दो, ये आ गया L1 V अपॉन 4N1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ये फ्रीक्वेंसी, तो L2 निकाल के रख दो। ओके, हो गया। फिर बोथ पाइप्स join the length of closed pipe L is given by L equals to L1 plus L2। फिर क्या करेंगे? V, ये हो गया पूरे पाइप की, ये जो पूरा पाइप था ना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और क्लोज है बोल रहा है, तो V अपॉन 4N। ओके, L हो गया V अपॉन 4N1 प्लस V अपॉन 4, ये जो L, ये L की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन 4, क्योंकि क्लोज है ना, नीचे से यहाँ से क्लोज है। लेंथ कितने भी बढ़े तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L। देन उसके बाद ये क्लोज किए, ये ओपन की लेंथ। फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, ये आया। फिर सॉल्व किया, फिर इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डाला। फिर सॉल्व किया, n इक्वल्स टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस 2N1। ओके, क्या आया? 2N1 आया। इस तरीके से यहाँ पे मुझे इसका आंसर मिलेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से सॉल्व करना। एक बार फिर से देख लेते कैसे सॉल्व किया। N1 लिया, L1 निकाल कर रख दिया, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये करना है। L2 भी निकल के आ गया, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 किया, देन वैल्यूज रख करके पट 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 सॉल्व किया, आ गया फटाक से। ओके, तो N इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन N2 प्लस 2N1 इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, और एक उसी लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर, ओके, इज V। ओके, सोनोमीटर शायद से सोनामीटर हो गया, सोनोमीटर चाहिए था, वो प्रिंट मिस्टेक उस क्वेश्चन में ही थी। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक्चुअली ये जो सोनोमीटर आपके सिलेबस से निकल गया। हम जब पढ़ते थे ना 12th स्टैंडर्ड में, हमको सोनोमीटर था और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, समझ में ही नहीं आता था। ओके, उस लेवल पे जाके पढ़े नहीं होंगे हमने उस वक्त। तो सोनोमीटर, लेकिन सोनोमीटर के प्रॉब्लम है। ओके, इफ इट्स रेडियस इज डबल। अच्छा, वो वायर की रेडियस डबल हो गई? ओ, पता है अभी नहीं। ओके, एंड इट्स टेंशन बिकम्स हाफ, और उसके अंदर का टेंशन कितना हो गया? हाफ हो गया, यानी रेडियस डबल, टेंशन हाफ। ओके, इसका मतलब R2 क्या हो गया? 2R1, रेडियस डबल होगी ना। R2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2R1, एंड टेंशन T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन 2। मैं पहले बता दिया, हाँ, R2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2R1 एंड टेंशन T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन 2, क्योंकि वही बोला है, बिकम्स हाफ। The material of the wire remains same, बाकी पूरे के पूरे सेम है बोलता। ओके, the new fundamental frequency will be, तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या है? मैंने बताया, डबल, हाफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो R2 इक्वल्स टू 2R1, T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन 2, और वो जो फ्रीक्वेंसी दोनों वो सेम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज गिवन बाय, ये फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन
ट्वाइस एल टी अपॉन आर। चलो तो रेडियस के फॉर्म में है तो मुझे रेडियस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं रेडियस के फॉर्म में रख दिया। फिर क्या बोलता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि t और r को ही फोकस करना है तो t और r को ले लिया, फिर दोनों को मैं इक्वेट करता हूं। ओके दोनों को इक्वेट यानी v1 अपॉन v2 रेशियो लेता हूं तो इस तरीके से होगा। r नीचे था इसलिए उल्टा हो गया, रखो वैल्यू t1 एज इट इज, t2 t1 अपॉन 2, r2 2 r1 r1, r1 r1 गेट कैंसल्ड, दिस गेट कैंसल्ड, 2 ऊपर चले जाएगा यानी √2 आएगा। ओके तो √2 into 2 and the answer is v upon r 2√2। दिस इज द आंसर। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट इसको लर्न करना पड़ता है। कैसे लर्न किया फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, सोनोमीटर वायर, ये प्रॉब्लम जेडब्ल्यू में आया हुआ है और एमएसटी सीटी पे बहुत इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, नॉलेज रखो बस तो इजी क्वेश्चन पूछता है। ओके द मटेरियल ऑफ वायर रिमेन सेम, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी वगैरह वगैरह नहीं क्या, तो हमने पढ़ लिया रेडियस डबल है, टेंशन हाफ है, उस नए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का उस हिसाब से लेके गए। तो आंसर क्या था हमारा, ये था, फोर्थ इज द राइट आंसर। कैसे किया, तो गिवन में जो है वो मैंने लिख डाला, गॉट इट, लिख डाला कि नहीं लिख डाला। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज गिवन बाय, तो फ्रीक्वेंसी क्या है सोनोमीटर वायर क्यों लिखी, सोनोमीटर वायर की आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, जो नॉर्मल स्ट्रिंग की होती है वही है क्योंकि सोनोमीटर में वायर होता है। देन m इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर रो मैंने रखा, फिर उससे मुझे ये इक्वेशन पता चला। डायरेक्ट अगर ये इक्वेशन लिखते तो हमें वैसे ही पता चलता, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, देन उसके बाद अब दोनों का रेशियो लिया तो यही रेशियो मिलेगा, वैल्यूज पुट करो, गेट कैंसल आ गया। ओके तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके सो ओह थैंक यू।